ये पूरी तरह मुमकिन है कि हमारे सोच से परे एक नई दुनिया बसी हुई है जिसे हम नहीं जानते हैं। एक नई दुनिया जिससे अपरिचित मैं और मेरी टीम हमारी खोई हुई सैनिक टुकड़ियों की तलाश में निकलते हैं। ट्रांसमीटर के आखिरी संदेश में हमारी खोई हुई टुकड़ी ने किसी तूफान की बात की थी और मदद मांगा था। आगे क्या करना है इसका फैसला मुझे ही करना है, क्योंकि टीम की कैप्टन मैं ही हूँ। हमारी 6 लोगों की टीम 2 फाइटर गाड़ियों में हथियारों से लैस आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथियों की गाड़ी भी इसी रेगिस्तान इलाके से गुजरी थी, पर गाड़ियों के पहिए के निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। हम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि हथियारों से भरी इतनी बड़ी गाड़ी अचानक से कैसे गायब हो सकती है। तभी हमारा एक साथी एक्स बताता है कि सामने से कुछ आ रहा है। हम चौंक जाते हैं। असल में वो तूफान था, एक अंधा विशाल तूफान जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी टीम को गाड़ी में बैठकर वापस लौटने का आदेश देती हूँ। हमारी गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रही होती है, पर वो तूफान से नहीं जीत पाती और थोड़ी ही देर में हम सभी तूफान में समा जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब हम किसी बड़े खाई में गिर रहे थे। जब हमारी आँख खुलती है तो हम एक सफेद सुनसान रेगिस्तान में खुद को पाते हैं। हमें पता चलता है हमारे रेडियो, ट्रांसमिशन और कंपास सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो चुके थे। थोड़ी दूर पर हमारी नजर हमारी खोई हुई सैनिक टुकड़ी पर पड़ती है जो पूरी तरह जल चुकी थी। आसपास किसी चीज का कोई निशान नहीं था। हमारे पास जो मैप था उसमें जो नक्शा था वो यहाँ से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। हमने सूरज की मदद से आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें एक विशाल हड्डियों का ढांचा नजर आया। हम अंदाजा लगा ही रहे थे कि ये ढांचा किस चीज का हो सकता है, तभी किसी ने दूर से उस ढांचे पर हमला किया और उसके अंदर से लाल रंग का पाउडर निकलता है। मेरे सभी साथी हमलावर पर फायर करने लगते हैं। मैं अपने साथियों से हमला रोकने के लिए कहती हूँ। सभी हमला रोक देते हैं, पर अचानक धरती हिलने लगती है और पीछे से एक विशाल मॉन्स्टर हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। हम सभी उस पर फायरिंग करते हैं, पर कोई असर नहीं होता। वो हमारी गाड़ी पलट देता है और हमारे एक साथी स्टेलर को अपने सिंग में उठा लेता है। स्टेलर अपने कमर में लगी ग्रेनेड की लड़ी को मॉन्स्टर पर फेंक देता है और जोरदार धमाका होता है। हम लगातार मॉन्स्टर पर हमला करते रहते हैं, जिससे वो और भड़क कर हमारे पीछे भागता है। हम भागते हुए अजीबोगरीब सी एक पहाड़ी गुफा में घुस जाते हैं। मॉन्स्टर के पीछे से कोई हमला करता है और वो गुफा के अंदर नहीं आ पाता, वापस चला जाता है। रात हो जाती है और हम सब उसी गुफा में रहते हैं। साथी एक्स और स्टेलर की मौत के बाद साथी डैश बहुत डर जाती है। हम सब ये समझ जाते हैं कि ये सेवियर मिशन अब सुसाइड मिशन में बदल चुका है। मैं बाकी के साथियों को समझाती हूँ, भले ही हम उनका मुकाबला ना कर पाए, पर हमें अंत तक लड़ना है और जिंदा रहना है। मैं अपने साथियों को समझा ही रही होती हूँ कि तभी पीछे से बड़ा विशाल केकड़े जैसा मॉन्स्टर मुझे पकड़ लेता है। सभी मॉन्स्टर पर लगातार हमला कर मुझे उससे छुड़ाते हैं। मेरी नब्ज़ें लगभग डूबने लगती हैं। सभी मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर केकड़े आ चुके होते हैं। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, पर धीरे धीरे इन केकड़ों की तादाद बढ़ती जाती है। मैं जैसे ही आँख खोलती हूँ, मॉन्स्टर मेरे सामने ही होता है और वो मुझ पर हमला कर देता है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर जब मैं आंखें खोलती हूँ तो एक अजीब सी गंदी जगह पर खुद को बंद पाती हूँ। बड़ी कोशिश के बाद मैं उस गंदी चमड़ी की थैली से खुद को बाहर निकालती हूँ। उस थैली में मुझे डैश और स्टीव की भी लाश मिलती है। मेरे शरीर पर जख्म होता है, पर मैं किसी तरह से आगे बढ़ती हूँ और वहाँ मुझे मेरा बैग दिखता है, जिसमें कुछ गोलियां, ऑक्सीजन स्प्रे और स्मोक स्टिक मिलता है, जिसे लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे बुरी तरह घायल लिंक दिखता है। वो चल नहीं पाता। मैं उसे किसी तरह सहारा देकर आगे बढ़ रही होती हूँ। तभी सामने फिर एक बड़ा मॉन्स्टर केकड़ा आ जाता है। ऑक्सीजन स्प्रे और स्मोक स्टिक की मदद से मैं उनको जला देती हूँ और लिंक को लेकर मैं वहाँ से भागने ही वाली होती हूँ कि लिंक के जख्म से छोटे छोटे बहुत से केकड़े निकलने लगते हैं। लिंक मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और मजबूरन मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। मॉन्स्टर केकड़ों से बचते बचाते
किसी तरह मैं उस गुफा से बाहर आती हूँ। वो मॉन्स्टर केकड़े मेरे पीछे आने की कोशिश करते हैं पर वो मेरे पीछे नहीं आ पाते हैं। तब तो मुझे समझ में आता है कि वो धूप की रोशनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी में मुझे एलर्जी महसूस होती है तो मुझे याद आता है कि उस मॉन्स्टर केकड़े ने मेरे पाँव पर जख्म कर दिया था। मैंने गोलियों की थोड़ी सी बारूद जख्म पर लगाकर उसे जला दिया ताकि उन मॉन्स्टर केकड़ों का जहर मेरी बॉडी में ना फैल पाए। मैं वहाँ से आगे बढ़ती हूँ और रेगिस्तान के सबसे ऊंचे टीले पर जा पहुँचती हूँ। वहाँ से एक पत्थर उठाकर मैं रेगिस्तान पर फेंकती हूँ और देखती हूँ मॉन्स्टर फिर जाग जाता है पर वह मुझे ढूंढ नहीं पाता। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक टूटा हुआ जहाज दिखता है। मैं वहाँ पानी ढूंढने लगती हूँ कि तभी कोई पीछे से मुझ पर हमला करता है। अजीब से कपड़े पहना एक आदमी जो कोई दूसरी भाषा बोलता था, शायद कोई हंटर मालूम पड़ता था। मेरी उससे काफी हाथापाई होती है और वो मुझे बंदी बना लेता है। वो मुझे पहाड़ों के अंदर किसी गुफा जैसी जगह में कैद करके रखता है। वहाँ उसने अपने लिए थोड़ा पानी बचा कर रखा होता है और दीवारों पर लगी काई खाकर खुद को जिंदा रखता है। रात होते ही उस गुफा के दरवाजे पर बहुत हमला होता है। मालूम पड़ता है वो मॉन्स्टर केकड़े अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रात भर अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करती रही। सुबह होती है और वो हंटर बाहर दूरबीन से मॉन्स्टर को देखने जाता है। उसके वापस आने तक मैं खुद की रस्सी काट चुकी होती हूँ और उसे बंदी बना लेती हूँ। फिर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है और हाथापाई करते हुए हम नीचे उन केकड़े मॉन्स्टर के बिल की तरफ गिर जाते हैं। वो हंटर मॉन्स्टर केकड़ों के बिल में गिरने लगता है, तभी मैं उसे गिरने से बचा लेती हूँ। उसके हाथ में बंधी रस्सी को काटती हूँ और उसे बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। उससे दोस्ती करने के लिए मैं अपने पॉकेट में रखी एक चॉकलेट उसे देती हूँ। वो उसे खाकर बहुत खुश होता है और वो बदले में मुझे पानी देता है। मैं इशारों इशारों में उसे बताती हूँ कि वो दूर जो टावर है उसके पास जो तूफान है वो मुझे यहाँ तक ले आया है और मैं वापस जाना चाहती हूँ पर वहाँ उस मॉन्स्टर की वजह से मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। वो मुझे बताता है कि उस मॉन्स्टर का नाम डियाब्लोस है। मैं उसे इशारों में बताती हूँ कि वहाँ दूर मेरी गाड़ी खड़ी है जिसमें बहुत से हथियार हैं जिससे हम डियाब्लोस को मार सकते हैं। पर वो मुझे समझाता है कि डियाब्लोस को मारने के लिए हमें मॉन्स्टर केकड़ों के जहर की जरूरत है। रात हो जाती है और हमारे प्लान के मुताबिक मुझे मॉन्स्टर केकड़ों को अपने पीछे लाना था और वो उन पर हमला कर जहर निकालने वाला था। हमारा प्लान कामयाब हुआ और हमने जहर निकाल लिया। अगली सुबह हम डियाब्लोस को फंसाने के लिए हथियार तैयार करने में लग जाते हैं। वो हंटर मुझे अपने अनोखे हथियार की ट्रेनिंग देता है और हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी हथियारों की मदद से हम किसी तरह डियाब्लोस को मारने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर इस लड़ाई में हंटर बुरी तरह घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मैं उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही होती हूँ, तभी अचानक फिर से तूफान आने लगता है। मैं उसका इलाज करती हूँ और बहुत कोशिश के बाद अगली सुबह उसे होश आ जाता है। हम चलना शुरू करते हैं और काफी दूर चलने के बाद हमें एक नदी दिखाई पड़ती है जिसके आसपास बहुत अजीबोगरीब से जानवर और बहुत सी हरियाली दिखती है। हंटर मुझे बताता है कि ये जानवर एपेसेरोस हैं जो घास खाते हैं। हम कुछ मांस भूनकर खाते हैं और आराम करने लगते हैं। रात हो जाती है और अचानक से तेज हवा चलती है और कुछ हलचल होती है। पेड़ों के पीछे से आग भड़कती दिखती है। हंटर बताता है ये रेथलोस है। तभी पेड़ के पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर भागते हुए आते दिखते हैं। हंटर की तरह कपड़े पहने एक आदमी इन सभी मॉन्स्टर को भगाने लगता है। मैं भी हथियारों से उन्हें भगाने में उसकी मदद करती हूँ। हंटर खाई में गिरने वाला होता है, तभी उसका एक साथी हंटर को गिरने से बचाता है। मैं उस आदमी को थैंक यू बोलती हूँ, पर वो मेरी ही भाषा में मुझे कहता है अभी थैंक यू मत बोलो। मैं हैरान हो गई, तभी वो मुझे बेहोश कर देता है। जब मुझे होश आता है तो मैं खुद को एक जेल में पाती हूँ और हंटर जेल के बाहर अन्य 3 लोगों के साथ खड़ा होता है। देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो उन्हें पहले से जानता है। मैं हंटर को इशारों में बताती हूँ कि मैं कैद हूँ। हंटर अपने साथ अन्य लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैं ताला तोड़कर जेल से बाहर निकल जाती हूँ। मुझे हंटर मिलता है और वो अपने साथ मुझे उस आदमी के पास ले जाता है जिसने मुझे बेहोश किया था। वो आदमी हंटर की तरफ इशारा कर मुझसे कहता है कि मेरे साथी ने मुझे बता दिया है कि तुम हमारे लिए खतरा नहीं हो। वो मुझे बताता है
कि उसकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारी दुनिया से कभी कभार लोग भटक कर यहाँ पर आ जाते हैं। वो मुझे एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि तूफानों के बीच वहाँ दूर जो एक स्काई टावर है, असल में वो एक प्राचीन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया एक दरवाजा है। वो लोग बहुत ही खतरनाक और बहुत एडवांस थे, जो दोनों दुनिया में सफर करना जानते थे। प्राचीन लोग इन मॉन्स्टर्स का प्रयोग अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए करते थे। उनकी टेक्नोलॉजी ही उनके विनाश का कारण बनी थी। वो स्काई टावर की वजह से तुम यहाँ आई हो, और वही स्काई टावर किसी जमाने में दुनिया के विनाश का कारण बना था। हम उसी की खोज के लिए यहाँ आए थे। डियाब्लोस की वजह से हमारा ये साथी हमसे बिछड़ गया था। तब हमारा काम घायलों की मदद करना था, पर अब हम अपना मिशन दोबारा से शुरू करने वाले हैं। वो मुझे रेथलोस नाम के एक खूंखार मॉन्स्टर के बारे में बताता है, जो सिर्फ आग उगलने से पहले ही कमजोर होता है। वो कहता है तुम हमारी मदद करो रेथलोस को मारने में, और हम तुम्हारी मदद करेंगे घर जाने में। अगले दिन हम हंटर के अन्य साथियों के साथ मिशन पर निकलते हैं और स्काई टावर के नजदीक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग मुझे बताते हैं कि स्काई टावर के नीचे जो लावा है वो उसे ऊर्जा देता है, जिससे टावर तूफान को कंट्रोल करके तुम्हारी दुनिया का रास्ता बनाता है। तभी रेथलोस आ जाता है और जंग शुरू हो जाती है। रेथलोस मुझ पर हमला करने वाला होता है, तभी मैं खाई में गिर जाती हूँ और अपनी दुनिया में पहुँच जाती हूँ। यहाँ रेस्क्यू टीम मुझे बचाने के लिए पहुँच जाती है और सभी चोपर मुझे वहाँ से लेकर वापस लौट ही रहे होते हैं कि तभी जोरो का तूफान आता है और अपने साथ रेथलोस को भी ले आता है। रेथलोस रेस्क्यू टीम के सभी चोपर को खत्म कर देता है और फिर मैं रेथलोस से लड़ने जाती हूँ और उसे मारकर जैसे ही बैठती हूँ कि वो वापस जिंदा होने लगता है और वो मुझ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हंटर आ जाता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। हंटर अपने साथी के साथ वापस मेरी दुनिया में आ गया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी दुनिया के मॉन्स्टर हमारी दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचाए। और तभी तूफान आता है और एक और मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ जाता है और हम फैसला करते हैं कि इस मॉन्स्टर को मारकर हम स्काई टावर को ही खत्म कर देंगे और एक बार फिर हम लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं।